नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमपीटीईटी के प्रिपरेशन के मद्देनज़र हम मैथ्स पेडागोजी की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें प्रत्येक वीडियोज़ में हमने 10 प्रश्नों को रखा है। तो इसी सीरीज के पहले वीडियो में हम आज 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो पहले प्रश्न समझ लेते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक कक्षा में जो बच्चे हैं जो गणित सीख रहे हैं, अब जब सीखेंगे तो उनका आकलन भी किया जाएगा। तो जब हम उनका आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो किस चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए एज ए टीचर। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास, दूसरा है गणितीय अवधारणाओं को समझना, तीसरा है गणितीय भाषा का विकास और चौथा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। एक एक करके सभी ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास। तर्क कौशल मतलब रीजनिंग। तो होता क्या है कि जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं उनमें रीजनिंग का जो स्तर होता है, तर्क कौशल का जो स्तर होता है, वह बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता है। तो यह इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि जब बच्चों में तर्क कौशल या रीजनिंग का स्तर विकसित होता ही नहीं है, यह कम होता है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो यह इसका उत्तर हो सकता है। तो बाकी के विकल्पों को भी हम देख लेते हैं। दूसरा है गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो बच्चा जो गणित की छोटी मोटी अवधारणाएं हैं वह समझने के लायक हो जाता है, तो इसका असेसमेंट किया जाना चाहिए। दूसरा गणितीय भाषा का विकास, जैसा कि हमारा एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे की मस्तिष्क का गणितीकरण करना है, तो ये भी इसका उत्तर होगा। गणितीय भाषा का विकास किया जाना चाहिए। और चौथा गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, यह भी सही है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास, इस पर हमें आकलन करते वक्त ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। प्रश्न को समझते हैं। एज ए टीचर आप प्राइमरी कक्षा को पढ़ा रहे हैं और उनमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स डेवलप कराना चाह रहे हैं। तो कोई अवधारणा यदि आप समझाना चाह रहे हैं तो किस क्रम से वह अवधारणा को आप समझाएंगे। यानी हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों को हमें जमाना है। इन चारों विकल्पों में हमें एक अनुक्रम दिया गया है, उसे हमें जमाना है। तो पहला विकल्प है चित्र बनाना, दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तीसरा है अनुभव प्रदान करना और चौथा है भाषा के माध्यम से समझाना। तो जब हम प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक कक्षा के बच्चों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यदि उनमें गणितीय अवधारणा के विकास की बात करें तो उसे हम भाषा के माध्यम से समझाएंगे। बच्चों को जो है भाषा के माध्यम से समझाएंगे। उसके बाद हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या उन्हें हम एक्सपीरियंस देंगे। फिर जिस अवधारणा को समझा रहे हैं उसको सिंबलाइज करेंगे, यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे और आखिरी में फिर उसका हम चित्र बनाकर समझाएंगे। तो यह एक क्रम हुआ किसी भी गणितीय अवधारणा को प्रारंभिक कक्षा के बच्चे को समझाने का। तो अब देखते हैं कि कौन से विकल्प में यह क्रम दिखाया गया है। तो हमारा जो पहला है 3 1 2 4, तो यह यहाँ से शुरू होता ही नहीं है। दूसरा 4 3 1 2, तो 4 3 तो है लेकिन 2 1 होना चाहिए, यह भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है। तो हमारा जो चौथा विकल्प बचता है 4 3 2 1, यह सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई और इसमें वह कैलकुलेशन करके दिखाया गया है कि बच्चे ने क्या घटाया। 83 में 27 उसने घटाया और उसने आंसर क्या निकाला, 64। तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। अब इसमें पूछ ये रहा है कि बच्चे ने जो है एक कैलकुलेशन जिसमें उसे घटाना दिया गया था, उसमें उसने 83 में से 27 को जब घटाया तो 64 आया। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये उसका जो घटाना है ये अपने गलत है। तो इसमें यह पूछता है कि बच्चे ने जो घटाना गलत किया है तो ये किस चीज़ का बोध कराता है। इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। दूसरा,
बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। तीसरा, बच्चा नहीं जानता है कि कैसे घटाना है। चौथा, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। तो एक एक करके समझते हैं। पहला कहता है कि यह एक गलती है और इसे अब बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। तो जैसा कि हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जानते हैं, कभी भी हमें बच्चे में कोई गलती नहीं निकालनी है, तो यह इसका आंसर हो नहीं सकता। दूसरा, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, तो यह इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि बच्चे में स्थानीय मान की जानकारी का अभाव है। यदि उसे स्थानीय मान की जानकारी होती तो वह उसे कैरी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होता और वह जो है इस कैलकुलेशन का सही उत्तर निकाल सकता था। तो यह इसका ऑप्शन हो सकता है। तीसरा देख लेते हैं, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, यह इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथा, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, यदि वह प्रक्रिया जानता होता तो उत्तर भी सही आता, इसलिए यह भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग, और आकलन मतलब असेसमेंट। तो जो लर्निंग और असेसमेंट का जो एक साइकिल होता है, उसके जो स्टेप्स होते हैं, उसको हमें एक क्रम में जमाना है। तो चारों विकल्प देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। दूसरा, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा, प्रगति रिपोर्ट का विकास। चौथा, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि लर्निंग और असेसमेंट के साइकिल में सबसे पहली चीज जो आती है वह क्या आती है, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। तो सबसे पहले हम जो शिक्षण अधिगम है और जो असेसमेंट है उसकी योजना बनाएंगे और उन योजनाओं को संगठित करेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया होती है शिक्षण अधिगम एक के साथ एकीकृत आकलन। मतलब जो शिक्षण है यानी लर्निंग है या टीचिंग है और लर्निंग है, यानी टीचिंग और लर्निंग दोनों को हमें एक साथ आकलन करना है कि हमारा जो टीचिंग है वह किस लेवल का है और जो अधिगम हो रहा है वह किस स्तर का है। तो दूसरे नंबर पर यह आएगा। फिर तीसरे नंबर पर आएगा प्रगति रिपोर्ट का विकास। मतलब जो टीचिंग लर्निंग हो रही है वो उसका डेवलपमेंट सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका रिपोर्ट बनाना है, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। और चौथा है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। मतलब सारी चीज को फाइनलाइज करके उसको कम्युनिकेट करना, तो ये आएगा आखिरी में। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दूसरा नंबर का, यानी कि इसे हम यदि जमाएंगे तो पहले दूसरे नंबर का ऑप्शन आएगा, फिर पहले नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। प्रश्न यह कह रहा है कि जो रोमन अंक है, रोमन तरीके से जो गणित लिखी जाती है, उसको हिंदू अरेबिक अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों प्रयोग में नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं इसलिए, तो यह आंसर सही नहीं है। हमें एकदम एक्यूरेट ऑप्शंस ढूंढने होते हैं। दूसरा, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, यह इसका सही ऑप्शन है। क्योंकि रोमन अंक में कोई स्थानीय मान नहीं होता, प्रत्येक नंबर के लिए नई नई डिजिट्स असाइन की जाती हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसका ये सही ऑप्शन है। बात के दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, ऐसी भी कोई चीज नहीं है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, यह भी सही नहीं है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या हो सकता है। प्रश्न को समझिए। एक शिक्षक है, वह अपने कक्षा के बच्चों को कहता है कि आपके परिवेश में यानी आपके एटमॉस्फेयर में आसपास जो भी मौजूद है वस्तुएं, उनके भौतिक गुणों को, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने शब्दों में समझाओ। तो इस गतिविधि को कराने के पीछे शिक्षक का क्या उद्देश्य है। ऑप्शंस देख लेते हैं। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है।
दूसरा, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। तीसरा, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सराहट्स खेलने का आनंद लेते हैं। चौथा, यह गुणों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो आप सीधे चौथे नंबर के ऑप्शंस में जाइए। प्रश्न में भी भौतिक गुणों को की बात की गई है और इसके ऑप्शन में भी भौतिक गुण की बात की गई है। क्या कहता है कि यह बच्चों के अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये कि दोनों में दोनों शब्द मिल रहे हैं, भौतिक गुण उसमें भी है, भौतिक गुण इसमें भी है। दूसरा, हमें यह पकड़ना है, ये मैं बता रहा हूँ कि प्रश्न का जो है ऑप्शंस पकड़ते कैसे हैं। दूसरा, एक शब्द आया है इसमें अवसर। जहां भी आपको ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटीज दिखे या अवसर शब्द दिखे, उसके 90% चांसेस होते हैं कि वह ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ क्या है, बच्चों को किसी वस्तु के भौतिक गुणों को निरीक्षण करने का अवसर दिया जा रहा है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, इसका ऑप्शन, आप इस सेंटेंस को अब हमें क्या करना है, पूरा करना है। सेंटेंस आधा छोड़ दिया गया कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। अब देखिए कौन सा सेंटेंस इसमें फिट बैठता है। पहला ऑप्शन है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। दूसरा, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गणित तो हर कक्षा के लिए उपयोगी होता है। तीसरा, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, यह भी नहीं हो सकता। अशिक्षित दुकानदार द्वारा जो गणित उपयोग की जाती है वह सभी गणितीय समस्याओं को कैसे हल कर लेगी। और तीसरा, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। तो जो अशिक्षित दुकानदार है उसमें यह तो हो सकता है कि अस्पष्टता हो, लेकिन बहुत कम स्तर की शुद्धता नहीं हो सकती। यदि बहुत कम स्तर की शुद्धता होगी तो दुकान कैसे चला पाएगा। तो बाकी के 3 जो ऑप्शंस वो गलत हैं और हमारा पहला ऑप्शन सही है, उसको हम सेंटेंस में हम बैठाते हैं। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। अब ऐसा प्रश्न पूछा इसलिए गया, वह प्रश्न यह देखना चाहता है कि जो कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्जाम देने बैठे हुए हैं, उन्हें एनसीएफ के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता। तो एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों के दिमाग में हमें गणितीकरण करना है और दूसरा उन्हें व्यवहारिक गणित सिखानी है। तो यहाँ दुकानदार और अशिक्षित ये सब की जो बातें की जा रही हैं, ये जब हम इन सब चीज़ों का डिस्कशन अपने क्लासरूम में करेंगे तो एक तरह से हम बच्चों को व्यवहारिक गणित से परिचित करा रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। मतलब यहाँ प्रश्न यह पूछ रहा है कि गणित की कक्षा चल रही है, तो जो गणित का शिक्षक है उसे एक पूरे समूह को किस तरह से संभालना चाहिए। और उसके ऑप्शंस हैं कि कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार के रूप में देकर। मतलब कि जो कम क्षमता वाले बच्चे हैं उनको उनके अनुसार प्रश्न दिया जाए और जो उच्च क्षमता वाले बच्चे हैं उनको कठिन प्रश्न दिया जाए। दूसरा है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। तो एक ही क्षमता वाले बच्चे एक समूह में, यहाँ भी डिवाइड की बात हो गई। पहले ऑप्शंस में भी बच्चों को डिवाइड किया जा रहा है, कम क्षमता अधिक क्षमता। दूसरे में भी डिवाइड किया जाता है कि एक तरह की क्षमता वाले बच्चों को एक समूह में रखो, दूसरे तरह की क्षमता वाले बच्चों को दूसरे समूह में रखो। जहाँ भी डिवाइड की बात आए वो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, हमें बच्चों को कक्षा में डिवाइड करना ही नहीं है। तो पहले दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए। फिर है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। अच्छा, सभी बच्चों को इसने बता तो दिया कि समूह में रखना है, लेकिन क्यों रखना है ये बता रहा है चौथा ऑप्शन। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके।
इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। यदि चौथा ऑप्शन कुछ इतर होता तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो सकता था कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, लेकिन चौथा उससे भी बेस्ट ऑप्शन है जो कहता है कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। यानी टीचर, एक शिक्षक को बच्चों को समूह में रखना चाहिए ताकि वे एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, अपने विचारों को बता सकें, या जो प्रॉब्लम्स हैं, एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है जिस प्रश्न में, हो सकता है दूसरे बच्चे को वो आसान लगता हो और वह उसे आसानी से समझा सकता हो। तो ये इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। कभी भी हमें बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, तो यह इसका सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। लघु विधियां मतलब शॉर्ट ट्रिक, तो प्राइमरी बच्चों को शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया जा सकता। तीसरा, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। हमें सिर्फ बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाना है कि शैक्षणिक जो सर्वे होते हैं उसमें हमें उपलब्धि बढ़ा चढ़ा कर दिखाने। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए। चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। मतलब हमें बच्चों का जो कौशल है, दक्षता है, उसे बढ़ानी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? अच्छा, गतिविधि के बारे में बता दूं। गतिविधि वो होती है जो बच्चे करते हैं, स्वयं से करते हैं। बच्चे स्वयं से कक्षा के अंदर जो कार्य करते हैं उसे हम गतिविधि कहते हैं। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? पहला, बच्चों का अन्वेषण में लगना, मतलब बच्चे अन्वेषण में लग गए, यानी अभी तत्काल की घटना हुई, तो यह तो इसका उत्तर होगा नहीं। दूसरा, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। इसमें शिक्षक का रोल आ गया कि शिक्षक समझा रहा है, तो यहाँ भी गतिविधि नहीं हो रही। तीसरा, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, तो यहाँ गतिविधि हो रही है, बच्चे जो है कविता के रूप में गिनती का वाचन कर रहे हैं। और आखिरी विकल्प है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, वे कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी करना कोई गतिविधि नहीं होता। जहां मतलब क्रिएटिव थिंग आ जाए वहां गतिविधि होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो ये आज हमने 10 प्रश्नों को कंप्लीट किया। इसी तरह प्रतिदिन हम 10-10 प्रश्न लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।